नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सो बुक में आपने जियोपॉलिटिकल जलेबी की बात की है, वेरिन यू हैव एक्सप्लेन कि किस तरह से जिसे हम हमारा दोस्त कहते हैं रशिया, वो चाइना की तरफ जा रहा है, जिसे हम हमारा दुश्मन कहते हैं पाकिस्तान, वो भी चाइना की तरफ जा रहा है, जिसे हम हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं अमेरिका, वो पाकिस्तान को कोर्ट करना चाहता है। तो इन ऑल ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल टर्मोइल इंडिया का रोल क्या है? इंडिया किस तरह से इन सब चीज़ों को बैलेंस कर सकता है एंड खुद के लिए एक पाथ तय कर सकता है? देखिए, परिस्थिति गंभीर है। अगर इसको संवेदनशील भी ना कहा जाए। आप अगर एशिया को एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप उत्तरी एशिया से शुरू होके जब दक्षिणी एशिया की ओर जाते हैं तो पूरे एशिया के शिखर के ऊपर हुँ, 5 परमाणु हथियारों से लैस मुल्क हैं। उत्तरी कोरिया है, फिर चीन है, फिर रूस है, फिर ईरान एक परमाणु शक्ति बनना चाह रहा था जिसके कारण ये युद्ध हो रहा है। फिर पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। और इनके जो आपसी रिश्ते हैं जिसको आपने जलेबी कहा, वो इस तरह से उनकी एवोल्यूशन हो रही है कि भारत को बहुत ही ध्यान से इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हुँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाए तो 1969 1979, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, मैं पंजाब से आता हूँ। तो पर 1979 में जो इस्लामी देश हैं उनमें 4 घटनाएं हुई। राइट, सबसे पहला तो जो सोवियत संघ ने आक्रमण किया अफगानिस्तान के ऊपर। दूसरा जो आतंकियों ने मक्का के ऊपर हुँ, कब्जा करने की कोशिश की। तीसरा जो ईरान में क्रांति हुई जिसके कारण आयतुल्ला खोमेनी ईरान के मुखिया हो गए और शाह ऑफ ईरान को भागना पड़ा। और चौथा जो ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को एक इस्लामिक मुल्क हुँ, के रूप में तब्दील कर दिया। तो 1969 में जो अफ़गानिस्तान और के ऊपर सोवियत संघ का आक्रमण हुआ, उससे पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में एक बहुत बड़ा सुधार आया। राइट, उससे पहले तो ज़ियाउल हक को अमेरिका में कोई देखना भी नहीं चाहता था क्योंकि उन्होंने बेनज़ीर अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनको फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया था। और चीन के साथ पाकिस्तान के बहुत ही नज़दीकी ताल्लुकात रहे हैं। जब उन्होंने उनको 1964 में कशगाम की घाटी पाकिस्तान को दे दी हुँ, थी, जो भारत का हिस्सा है। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर भारत को सौंपा गया था महाराजा हरी सिंह द्वारा, तो पूरा जम्मू कश्मीर सौंपा गया था और उसमें कशगाम वैली भी थी। तो जो एक अलाइनमेंट 1969 में अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना के बीच देखने को मिल रही थी, क्योंकि चाइना और सोवियत संघ अपने बहुत 60 के दशक से ही दूर होते जा हुँ, रहे थे। और अमेरिका और चीन की नज़दीकियां, हेनरी किसिंजर जब 1972 में गए हैं पाकिस्तान के द्वारा चाइना, पीकिंग, मतलब हुँ, उसको बीजिंग को पीकिंग कहते थे, तो वो दूरियां घटनी शुरू हो गई थी और नज़दीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी। कुछ ऐसा ही आज भी देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो अमेरिका और चीन का ये जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, पर जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को अमेरिका भी आज डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि असीम मुनीर इज़ माय फेवरेट जनरल, जिस जनरल ने अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल बना लिया था। और दूसरी तरफ चीन के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो बड़े जग ज़ाहिर हैं। और रूस भी, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई में जो क्षति हुई है रूस को, वो भी चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया है। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर आप संज्ञान में लें, तो जिसको इसका वर्णन आपने जलेबी के रूप में किया था, वो एक्चुअली शेखर गुप्ता ने शायद अपने एक लेख में लिखा था जिसका जिक्र मैंने
इस किताब में किया है, तो ये जलेबी भारत के लिए मैं खतरनाक तो नहीं कहूँगा, पर ज़रूर चिंता का विषय है। राइट। बट सर अगर इससे हमें बाहर निकलना है तो हमारे लिए क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है? बिकॉज आपने बुक में नॉन अलाइनमेंट की भी बात की है, मल्टी अलाइनमेंट हम जिसे कहते हैं। बट कुछ दिन पहले मैं भरत कर्नट जी के साथ में बात कर रहा था इसी पॉडकास्ट पे, एंड उन्होंने मुझे कहा था कि दुनिया, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन कही थी, वो ये थी कि दुनिया को सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, वो है हार्ड पावर की भाषा। बट जब हम नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से दुनिया को ये भी कह रहे हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है अपने बातों पे, कि हम अगर एक साइड ले रहे हैं, एक पक्ष को चुन रहे हैं, तो हम सिर्फ उसी के साथ रहेंगे। उल्टा हम दुनिया को कह रहे हैं कि हम सबके साथ हैं। देखिए, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि गुटनिरपेक्षता का जन्म कैसे हुआ। हुँ, 1914 से लेके 1945 तक पहले और दूसरे महायुद्ध में 100 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। राइट, पता नहीं कितनों को क्षति पहुंची। पूरे विश्व में तबाही हुई, चाहे जापान था, चाहे आपके दक्षिणी पूर्व एशिया था, चाहे भारत में भी नागालैंड में और मणिपुर में लड़ाई हुई, यूरोप पूरी तरह से तबाह हो गया, राइट, अफ्रीका में लड़ाई हुई, अमेरिका के ऊपर आक्रमण जापान ने कर दिया। तो उसके बाद इतनी लड़ाई के बाद और इतने नुकसान के बाद और इतनी क्षति के बाद, अच्छा, परमाणु बम का प्रयोग हुआ, जापान में 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी तहस नहस कर दिए गए। तो इतनी बर्बादी के बाद ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ बना, और अभी भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था कि 1947 में अप्रैल के महीने में हमने गुटनिरपेक्ष, हमने एशियाई एशियाई मुल्कों का एक सम्मेलन बना बुलाया। तो क्योंकि जो लोग जो मुल्क ये अंग्रेजी और यूरोपीय साम्राज्यवाद से और कॉलोनियलिज्म से अपने आप को मुक्त कर रहे थे, उन बेड़ियों को उठा के फेंक रहे थे, वो ये ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कॉलोनियलिज्म ने और साम्राज्यवाद ने उनके मुल्कों को तबाह किया था, वो एक जीती जागती हकीकत उन्होंने जी थी, और उससे जन्म हुआ था गुटनिरपेक्षता का। और जैसे जैसे 50 के 60 के दशक में ये तनाव बढ़ता रहा ईस्ट ब्लॉक और वेस्ट ब्लॉक के बीच, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत महासंघ था, तो जो गुटनिरपेक्ष देश थे उनके ऊपर भी इसका असर पड़ रहा था, क्योंकि दोनों चाह रहे थे कि आप हमारे खेमे में शामिल हो, नहीं तो हम आपकी चूड़ी कसेंगे। हुँ, और उससे जन्म हुआ था सेल्फ रिलायंस का। राइट, 1966-67 में जब भारत में खाद्यान्न की एक कमी आई और वी वर लिविंग फ्रॉम शिप टू माउथ, हुँ, तो ये हुआ कि हमको आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस कृषि के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में बढ़ानी चाहिए। तो ये एक सामरिक कंटिन्यूम्स है भाई। गुट निरपेक्षता को आज आप मल्टी अलाइनमेंट कह लीजिए, आप सेल्फ रिलायंस को आत्मनिर्भरता कह लीजिए, पर हैं दोनों एक ही चीज, हुँ, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसलिए भारत जैसे मुल्कों के लिए और जो बाकी मिडिल पावर्स हैं, ये जो बहुत ही एक उग्र रूप दुनिया के कुछ मुल्कों ने आज दर्शाना शुरू कर दिया है, अगर उनको अपनी जो स्वायत्ता है, जो ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसको बरकरार रखना है, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हुँ, क्योंकि अगर आप किसी के साथ भी अ, अपने आप को ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप उसके पिछलग्गू ही बन के रह जाएंगे। और एक मुल्क जिसकी 5,000 साल की संस्कृति है, किसी का पिछलग्गू बने, वो ना ही हमारा इतिहास, ना ही हमारी परंपराएं, ना ही हमारा आत्मसम्मान उस चीज़ की इजाज़त देता है। जहाँ तक हार्ड पावर का सवाल है, अमेरिका और इजराइल ने बहुत हार्ड पावर का इस्तेमाल किया ईरान के ऊपर। बहुत लोगों को क्षति भी पहुंची है।
पर ईरान क्योंकि भारत की तरह एक सिविलाइजेशनल पावर है, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान जो खाड़ी के देशों में और बाकी ग्रेटर मिडिल ईस्ट में करता रहा है वो कोई अच्छी चीज़ है, पर आप अगर कोई बड़ा देश भी हो, क्योंकि जो लड़ाई के तरीके हैं वो पूरी तरह से बदल गए हैं, देयर बीन अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, तो इसलिए आज जो कमज़ोर देश भी है वो एक मजबूत देश के सामने खड़ा हो सकता है। और इसीलिए ये ज़रूरी है, जो मैंने इस किताब में जिक्र किया है, कि मिडिल पावर्स को इकट्ठे होके एक वॉइस ऑफ सैनिटी इस दुनिया में के रूप में उभरना चाहिए। और आप चाहे संयुक्त राष्ट्र महासंघ को कितना मर्जी दोष दे लो, पर अगर आप कल्पना करिए कि दुनिया में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ना हो, जब लीग ऑफ नेशंस का कलेप्स हुआ था 1930 में, तो दूसरी महायुद्ध हो गया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ और जो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनको दोबारा से पुनर्जीवित करने की और इनका पुनर्निर्माण करने की ज़रूरत है।